हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है गुम ढूंढ और ये 2024 में आ रही है और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें आयरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी थी। अभी कुछ ही अर्सा पहले उसके बेटे की मौत हुई थी जिससे उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक सी गई है। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे थे। एक अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे तो एक छोटी सी नाइफ अपने पॉकेट में डालती है और एक कार लेकर घर से निकल जाती है। सुबह होने पर वो कुछ पहाड़ों के पास आई जहाँ पर उसके बेटे को दफनाया गया था। अपने बेटे से वो कुछ इमोशनल बातें कहती है। अब अपनी लाइफ से खुश नहीं, वो चलते हुए पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाती है और वहां से जंप करने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो समझ गया था कि आयरिस अपने आप को खत्म करना चाहती है। उसको बचाने के और उसके माइंड को चेंज करने के लिए वो कोशिश करता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। उसे बताता है कि मेरा नाम रिचर्ड है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं तुमसे होने से पहले 2 चार बात करना चाहता हूँ। वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत ही चिंतातीत था। उसे कार्स में और हर उस चीज़ में इंटरेस्ट था जो किसी भी जवान लड़के की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट ला सकता था। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया लेकिन उसकी फ्रेंड मारी गई और इस सदमे ने उसको कई महीनों तक जकड़े रखा। लेकिन जब वो उससे बाहर आया तो उसने रियलाइज़ किया कि उसकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ को रोक कर कितना ज़्यादा गलत कर रहा था। वह हैरी से कहता है कि इस कहानी का मकसद बस इतना बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमज़ोर रहने हमें यहाँ तक ले आते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो कहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें आयरिस पे असर कर गई थी। उसने भी मरने का इरादा छोड़ा और वापस अपने गाड़ी की तरफ मुड़ गई। वहाँ जब उसने देखा कि रिचर्ड ने उसकी गाड़ी उसके बिल्कुल साथ ही पार्क की थी, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खोल पाई। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक अम्ब्रेला लेते हुए उसके पास आया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ हैरिस को एक बात तो अजीब लगी कि वो इतनी धूप में भी अम्ब्रेला लेकर क्यों आया था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला थी, जिससे हैरिस को बुरी तरह शॉक लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसे थोड़ा बहुत जो होश था उससे बस ये महसूस हो रहा था कि रिचर्ड उसके हाथ पांव बांध रहा है, जिसके बाद वो वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में फेंक देता है। होश आने पर आयरिस रिचर्ड से बात नहीं करती बल्कि होशियारी दिखाते हुए अपनी स्मार्ट वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है और ये चीज़ रिचर्ड को पता चल जाती है और वो उसे कहता है कि जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, तुम किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला पाओगी। और इस आइडिया ने उसके काम तो क्या नहीं था और तब उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। उसने रात में अपने पॉकेट में एक नाई भी रखी थी। वो चुपके से उसे निकालती है और उसे अपने हाथों की टाई को काटने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज़ हो सकती थी तो वो कंटिन्यूसली रिचर्ड से बात करने लगी रही। अपने हाथों को आज़ाद करवाते ही वो बिना वक्त जाहिर किए रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। उसका हमला करने से रिचर्ड की कार का बैलेंस भी खराब हो जाता है और उनका एक पेड़ से टकरा कर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों को चोटें आई थी। वो यहाँ पर भी रिचर्ड से बचना चाहती थी। वो फौरन सीट बेल्ट की हेल्प से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड अपने आप को बचा लेता है। आयरिस उसके ऊपर तीसरी बार हमला करती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही गाड़ी से झटके से बाहर निकल जाते हैं। आयरिस ने रिचर्ड के ऊपर चाकू ताना हुआ था तो रिचर्ड ने कहा, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ कि इतने आराम से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। असल में मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है, इसकी वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। चलना फिरना भागना तो क्या तुम बोल भी नहीं पाओगी और इतने टाइम में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। रिचर्ड की बातों ने अब उसे सच में बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से जंगल की तरफ भागती है, लेकिन भागते भागते इसे सच में डर होने लगा था कि उसके पाँव काम करने बंद कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगें भी काम करना बंद कर देती है और वह चलने से रीलने लग जाती है। रिचर्ड भी अब उसे ढूंढता हुआ उसे करीब आ गया था। उसे बचने के लिए वह एक पेड़ पे नीचे छुप गई, बस जहाँ से उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और वो डर से उसको चीख निकल गई और उसकी चीख से रिचर्ड को उसका पता चल गया। यहाँ पर रिचर्ड से बचाने के लिए वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए एक नदी के अंदर बहा लेती है। रिचर्ड दूर से आवाज़ लगाता है कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब जाओगी, मर जाओगी। लेकिन आयरिस उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वे सच में तैर नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के बहाव से वो झरने के दूसरी तरफ पहुँच गई। यहाँ से किनारा पास ही था। उसे देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट था पूरा बॉडी पैरालाइज होने में। अपने पूरी ताकत लगाते हुए वो किनारे तक आई। सामने उसे एक फार्म हाउस दिखा। उसने अपनी पूरी कोशिश की उस फार्म हाउस तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले ही वो गिर गई। वो अब न चल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना बोल पा रही थी। जो उसके कंट्रोल में था सिर्फ आंखें हिलाना। काफ़ी देर यहाँ पर रहने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ पर फार्म हाउस पर काम कर रहा था
वो उसे नोटिस कर लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन आयरिस उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब वो ओल्ड मैन उसे छोटे छोटे सवाल करने लगता है, जिस तरह क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम मुश्किल में हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए। आयरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपने आंखों का इस्तेमाल करती है। हाँ बोलने के लिए 1 बार अपने पलक झपकाती है और ना बोलने के लिए 2 बार। इस तरह इसकी बातें समझते हुए ओल्ड मैन उसकी मदद को तैयार हो जाता है और उसे एक रास ट्रॉली में ले जाते हुए अपने घर के अंदर ले आता है। अभी वो अपने घर आए थे कि अचानक से उसके घर का दरवाजा बजने लगा। आगे समझ गए कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वो अपने बार बार अपनी आंखें को झपका रही थी। ओल्ड मैन को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे उस आदमी से खतरा है। लकीली ओल्ड मैन ने भी उसकी बातें समझ ली और उसे सोफे के पीछे छुपा दिया। और जब यहाँ का दरवाजा खुला गया तो देखा गया कि सफेद रिचर्ड आया था, जो आते ही एक नया ड्रामा करना शुरू कर देता है। वो रोने लग जाता है उस ओल्ड मैन के सामने और उसे बताता है कि मेरा बेटा मर गया है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ सदमे में चली गई है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ गई। ओल्ड मैन काले तो उसकी बातों में नहीं आया। ओल्ड मैन ने उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ को कॉल करके देख लो। तो रिचर्ड झूठ बोल देता है कि मेरा फ़ोन तो रास्ते में गिर गया। उसके ये छोटे मोटे आंसू देखकर ओल्ड मैन भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से उसका फ़ोन बच गया। ये ओल्ड मैन उसका झूठ पकड़ लेता है। तो अब रिचर्ड भी अपना असली चेहरा ओल्ड मैन को दिखा देता है। ओल्ड मैन से कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो सच सच बता दो, तुमने आयरिस को देखा है या नहीं। ये ओल्ड मैन उसे बताने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ओल्ड मैन उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ओल्ड मैन ने उसे अच्छा मुकाबला दिया और यहाँ पर रिचर्ड की ताकत जब आधी रह गई और रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तब रिचर्ड के हाथों एक चाकू लग गया, जिसे उसने ओल्ड मैन की टांग के अंदर स्टैब कर दिया। दर्द से कराते हुए जैसे ही ओल्ड मैन नीचे गिरा तो रिचर्ड ने उसके पाँव से वही चाकू निकालकर उसके पेट में बुरी तरह से स्टैब करके घुमा दिया। वो दर्द से कराता वहीं पर भर गया। आयरिस सोफे के पीछे से अपनी आंखों से ये सब देखती रह गई। जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था। ये ओल्ड मैन उसकी वजह से मारा गया था। अब क्योंकि रिचर्ड फंस चुका था, उसने एक मर्डर कर दिया था। इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वो किरासन और से भरी हुई पूरी कैन उस घर में डाल देता है और यहाँ से ही इस घर को जलाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। आयरिस चिंता थी, वो चिंता जलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और विंडो की ग्रिल में डालकर उसे खोलने और बंद करने लग गई। बाहर से रिचर्ड ये सब नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है कि अंदर कोई जिंदा है और जो भी था वो उसके लिए खतरा था। चाहकर उसने देखा ये तो आयरिस ही थी। रिचर्ड उसे उठाकर अब एक ट्रक में लगा बिठा देता है। वो ट्रक उस ओल्ड मैन का ही था। अब दिखार्स तो ये लोग काफ़ी दूर छुड़ आए थे, तो यहाँ से जाने के लिए वो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो आयरिस खामोश थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुन सकती थी। रिचर्ड को उसकी बेटी की कॉल आती है तो उसे बताती है कि डैड, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसीलिए मैं ही और मॉम आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उससे कहता है, नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रही थी। वो उसकी बात नहीं मानती और उसे बता देते हैं कि हम तो घर आने वाले हैं। इस चीज़ से रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट भी होते होते रह जाता है और इससे भी ज़्यादा काम ये होता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल डलवाने के लिए वो फ्यूल स्टेशन के पास आता है और आयरिस को एक कैप पहना देता है ताकि सब लोग उसके एक्सप्रेशंस ना देख पाए। यहाँ पे आयरिस अपने हाथों का पूरा जोर लगा देती है सीट बेल्ट को खोलने के लिए, लेकिन बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से उसके हाथ जितने हिल भी पा रहे थे वो भी बहुत बड़ी बात थी। और यहीं पर वो एक लड़के को देखती है जिसकी उम्र लगभग उसकी बेटी जितनी थी। उसे देखकर वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। ये बच्चा भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वो आयरिस से कुछ पूछ पाता, उस बच्चे की माँ उसे आकर यहाँ से ले जाती है। ये औरत पहचान रही थी कि यहाँ पर आयरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने पीछे से पुलिस को भी कॉल कर दिया और इस गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता दिया। वो अब कार को ड्राइव करते हुए वहीं पर लेकर आया था जहाँ पर उसने अपनी कार को पार्क किया था। वो इस कार को वापस अपने घर की तरफ लेके जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा वो करता, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के बारे में एक कंप्लेन आई है। रिचर्ड्स बड़ी कॉन्फिडेंस से उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो सब नॉर्मल है, मैं बस अपनी बाइक के साथ स्किप आया हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ। आयरिस की शक्ल देखकर कोई बच्चा भी कह सकता था कि इसके साथ कोई गड़बड़ थी। रिचर्ड ऑफिसर से कहता है कि वो बस एक ट्रंक है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। उनके बातों के दौरान किसी तरह आयरिस भी विंडो को नीचे करने में कामयाब हो जाती है। ऑफिसर ये देखते हुए उसके पास जाते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी का जोर सिर्फ हल्की आवाज़ में ये कहने में लगा देती है कि हेल्प मी, और यहाँ पर सारी कहानी पलट जाती है। पुलिस ऑफिसर को वो इंजेक्शन भी इस ट्रक में मिल जाता है जिससे रिचर्ड आयरिस को पैरालाइज कर रहा था, और ऐसे में उसे समझ आ जाती है कि रिचर्ड ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। इससे पहले कि वो उसे रेस्क्यू कर लेता, रिचर्ड को भी समझ में आ गया कि गेम सारी पलटने वाली है।
इसीलिए उसने अपने आप को सेव करने के लिए उसने उसी ओल्ड मैन की तरह इस पुलिस वाले को भी मारना बेहतर समझा और एक बड़ी सी लोहे की चीज़ के ज़रिए उसके सर के ऊपर वार कर दिया। सिर्फ एक ही वार में उस ऑफिसर का सारा काम तमाम कर दिया, वो मर गया। जिसके बाद उसने ऑफिसर को उठाकर उसके कार में डाला और ये कार भी जला दिया और पहले की तरह ही सारे सबूत मिटा दिए। नाउ आयरिस बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। भारत की सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी। जो भी करना था अब उसे खुद करना था। पैरालाइजिंग का इफेक्ट भी अब उसके बॉडी से कम होता जा रहा था। उसके अंदर बोलने की भी ताकत आ गई थी, इसीलिए वो रिचर्ड से बातें करना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जान गई थी कि रिचर्ड की एक बेटी भी है। लेकिन जो इंसान किसी को मार दे, किसी को किडनैप कर सकता हो, वो कैसे इमोशनल हो सकता है। जब रिचर्ड उसकी इमोशनल बातों में नहीं आया तो आयरिस ने वो इंजेक्शन उठा लिया। उसे वो इंजेक्शन अपने आप को बचाने के लिए रिचर्ड की टांग में स्पैक तो किया, लेकिन वो इस इंजेक्शन को उसके टांग में इंजेक्ट नहीं कर पाई। मेडिसिन रिचर्ड के अंदर गई नहीं और रिचर्ड हंसने लगा और उसने आयरिस से कहा, बेचारी इतनी कमज़ोर है ना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, मैंने प्लान चेंज किया है। पहले मैं तुम्हें अपने घर लेके जाकर मारने वाला था, लेकिन वहाँ तो मेरी फैमिली आ रही है। अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें नदी में लेके जाकर मारूंगा। वो बताता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करना चाहता था, मुझे मज़ा आता तुम्हें ऐसा करने में, लेकिन अब मेरी फैमिली ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया है। वो उसे लेकर नदी के किनारे आ जाता है और उसे घसीटते हुए एक बोट में बैठा देता है। आयरिस आधे जिस्म की ताकत के साथ यहीं पर बैठी हुई थी। वो अपने आप को बचाने के लिए अभी भी कुछ न कुछ सोच रही थी क्योंकि तभी उसे रिचर्ड की बैग में एक चाकू नज़र आता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो यहाँ रिचर्ड के सामने रोने का ड्रामा करती है और रिचर्ड से कहती है कि मेरी पेन की पॉकेट में मेरे पिता की फ़ोटो है, मैं उसे आगे मरतबा देखना चाहती हूँ मरने से पहले। क्या तुम मेरे पॉकेट से वो पिक्चर निकाल दोगे? रिचर्ड हंसा, लेकिन वो उसके बात मानने को तैयार हो गया। उसके करीब आया और जैसे ही वो नीचे झुका तो आयरिस ने बिना वक्त ज़ाहिर किए उसके पीछे से चाकू बाहर निकालकर उसकी गर्दन से पीछे की तरफ से मुंह के अंदर स्टैब कर दिया और दर्द से वो पागल होने लगा और आयरिस को मारने के लिए अपनी गन निकाली, लेकिन आयरिस ने उसकी गन ही छीन ली और उसी को शूट कर दिया, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर गया। उसने किलर को मार दिया, उसकी जान अब बच गई थी, लेकिन शायद मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि उसने देखा कि जिस बोट में वो उस टाइम थी उस बोट में गोली लगने की वजह से छेद हो चुका था और पानी तेजी से बोट के अंदर भर रहा था, जिसकी वजह से आयरिस भी इसी के अंदर डूबने लगी। वो हिल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आधी बॉडी उसकी अभी तक पैरालाइज थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पैरालाइज होने की वजह से वो किसी मुर्दा लाश की तरह ऊपर आ गई और कुछ ही देर में उसकी बॉडी जैसे ही नॉर्मल हुई तो वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच गई। वो हंसने लगी थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने आप को एक साइकोपैथ किलर से बचा लिया था। वो खुश थी, यहाँ से जाने ही वाले थे कि उसने देखा कि रिचर्ड भी दूसरे किनारे से बचकर बाहर निकल रहा है। वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। वह भी अभी तक जिंदा था लेकिन जख्मी था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आयरिस चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने अपना बदला लेना था। उसने वहीं पर उसे तड़पता मरता छोड़कर वहाँ से चली आती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।